हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में, जहां हम आज सब्जेक्ट लेकर आए हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसका हम लोगों ने सिलेबस जो है पहले कवर कर लिया पहले के वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका फर्स्ट चैप्टर। तो पहले जान लेते हैं बुक कहाँ से हम इसको पढ़ाने वाले हैं, कहाँ से उसको हमने लिया है। ठीक है, तो ये बुक जो है ठाकुर पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई ये बुक है। इसको बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी नाम से ये बुक आती है आपके यहाँ, और हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको ये बुक मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये बुक आप खरीदना चाह रहे हैं तो ये बुक का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है, तो जिसमें हमको बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देना है, क्या होता है बायोकेमिस्ट्री, क्या पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में, ये चीज़ हमको इसमें डिस्कस करना है। तो जो बायोकेमिस्ट्री है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस केमिस्ट्री। ठीक, तो बायो आप लोगों ने बायोलॉजी में बायो पढ़ा होता है। बायोलॉजी में क्या था, बायो में सब लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उसके बारे में पढ़ना था। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, और केमिस्ट्री में सब आपकी केमिस्ट्री, केमिकल प्रोसेस हो गए, या केमिकल्स हो गए, या केमिकल मॉलिक्यूल्स हो गए, या केमिकल फार्मूले हो गए, वो सब इसमें आएंगे आपके केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर इसमें हमको जीवन का रसायन, जो जीवन में जो जीवित प्राणियों में जो केमिस्ट्री हो रहेगी, जो केमिकल प्रोसेस रहेंगे, वो चीज़ों का डिस्कस हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री इन ऑल द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब कि ज़िंदगी में, जीवन में जो केमिस्ट्री रहेगी या फिर जो केमिकल प्रोसेस रहेंगे आपके लाइफ में, वो चीज़ इसमें बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री जो है उसे इंट्रोड्यूस किया था कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में। जो बायोकेमिस्ट्री टर्म है उसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 ईस्वी में। इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या है, मेनली इसमें पढ़ना क्या है, इसमें स्पेशलाइज इन केमिकल प्रोसेस को इसमें स्पेशलाइज पढ़ना है, एंड केमिकल इन ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये चीज़ इसमें डिस्कस करना है। तो बायोकेमिस्ट्री कैन बी सिंपली डिफाइन एज केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग सेल्स, मतलब कि जो लिविंग सेल्स में एक ये केमिस्ट्री है, ये एक रासायनिक विज्ञान है जिसमें हम डील करेंगे। इट डील विद केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इन प्लांट्स एंड एनिमल और प्लांट में जो केमिकल्स, जो रासायनिक आधार पर जो हम स्टडी करेंगे, वो चीज़ इसमें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इट रिलाइज ऑन बेसिक लॉ ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स टू एक्सप्लेन वेरियस प्रोसेस ऑफ लिविंग सेल लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टुवर्ड स्टिमुलाई। मतलब कि जो है इसमें यह जो है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या भौतिक की बुनियादी नियम पर निर्भर करता है। ठीक है, जो कि जो कार्य रहते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गया, या रिप्रोडक्शन हो गया, रिस्पांस हो गया, सडन रिस्पांस हो गया। ठीक है, ये सब जो रिस्पांस रहेंगे, ये सब इसी से मिलते जुलते रहेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री से। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री से इन जनरल बायोकेमिस्ट्री डील विद द बॉडी सबस्टेंस। इसमें जो है बायोकेमिस्ट्री में हम कुछ बॉडी सबस्टेंस, जो कि बॉडी में केमिकल्स रहेंगे या बॉडी में केमिकल कंपाउंड्स, जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गए, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, या फिर लिपिड हो गए, फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ, ये सब हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जो एक केमिकल्स हैं। तो इन्हीं का अध्ययन हम करेंगे, जैसे कि विटामिन्स हो गए या मिनरल्स हो गए, ये सभी डिस्कस किसके, ये सब हमारे बॉडी में है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, तो इन्हीं का डिस्कस करने वाले हैं हम बायोकेमिस्ट्री में। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें बहुत से माइनस सबस्टेंस रहते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गए, एंजाइम हो गए, हार्मोन्स, डीएनए, आरएनए, ये सब आपके इसी में पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये होते क्या, एक जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं ये सब कंपाउंड। ठीक है, तो उन्हीं का जो है ब्रीफ में हमको डिस्कस करना है। फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। जो फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री होता है इज अ बायोकेमिस्ट्री, ये एक बायोकेमिस्ट्री की एक शाखा, या कह ले ये बायोकेमिस्ट्री ही है, जिसमें रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल्स, जो कि रिलेट करती है फार्मास्यूटिकल्स से, ड्रग कंपाउंड से, केमिकल एंटिटीज से, एंड हैविंग थेरापेटिक वैल्यू। जो फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री है वो एक ऐसी बायोकेमिस्ट्री है जिसमें हम जिसका रिलेट करते हैं फार्मास्यूटिकल्स या ड्रग कंपाउंड से, या केमिकल कंपाउंड जो कि रहते हैं जिनका कोई एक चिकित्सीय उपयोग रहता है। ठीक है, उनका डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में। इन विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि जो सीधे मानव के स्वास्थ्य और जो है रोगों को प्रभावित करने वाले रहेंगे कारक, उसका डिस्कस करेंगे इसमें फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री में। बात करते हैं स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है, कि क्या जो है
क्या लाभ रहेगा, वो चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला है ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं औषधि संगठन। बायोकेमिस्ट्री गिव एन आइडिया अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्रग। बायोकेमिस्ट्री जो है एक आइडिया देता है ड्रग के कॉन्स्टिट्यूशन में या ड्रग के संगठन में कि इट चांसेस ऑफ डिग्रेडेशन विद वायराइंग टेम्परेचर, कि ड्रग जो रहती है वो डिग्रेडेट रहती है या फिर क्षय या फिर कह लें कि नष्ट होती रहती है विद वायराइंग टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर के बढ़ने घटने के साथ ही इसका जो है बढ़ती घटती रहती है। हाउ मॉडिफिकेशन इन मेडिसिनल केमिस्ट्री हेल्प, इसमें जो है हम फिर उसके बाद इसका मॉडिफाई कर सकते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के जरिए, जिससे हम इम्प्रूव एफिशिएंसी कर सकें और मिनिमाइजिंग साइड इफेक्ट को कम से कम कर सकें और उसका अच्छा एफिकेसी, अच्छा एक उसका जो हम दवा खा रहे हैं उसका जो यूज रहे या फिर कह रहे कि जो लाभ मिले बहुत ही अच्छा मिले, इम्प्रूव एफिशिएंसी मतलब यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, फिर दूसरा इसका स्कोप जो है, दूसरा इसका स्कोप है हाफ लाइफ में क्या है, मतलब कि अर्धायु। दिस इज टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन बायोकेमिकल ड्रग टू नो हाउ लॉन्ग ड्रग इज स्टेबल व्हेन केप्ट एनी गिवन टेम्परेचर। हाफ लाइफ में क्या है कि ये भी एक इसका स्कोप है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि ये एक टेस्ट ऐसा टेस्ट है बायोकेमिस्ट्री का जो कि हम ड्रग के लिए करते हैं, जिससे हम पता करते हैं कि ड्रग जो है कितने समय के लिए स्टेबल रहेगी और किस कोई भी एनी टेम्परेचर पर हम ड्रग को कितने समय तक स्टेबल रख सकते हैं, कि कितने समय तक वो एक अच्छा एफिकेसी देगी या फिर कह लें कि बढ़िया जो हम जो यूज चाह रहे हैं, जो थेरेपेटिक यूज चाह रहे हैं वो हमको मिलेगा। ठीक है, हाफ लाइफ में ये देखेंगे। ड्रग स्टोरेज की अगर बात करते हैं तो द स्टोरेज कंडीशन रिक्वायर्ड कैन बी एस्टिमेटेड ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट, मतलब कि जो आवश्यक संग्रहण मतलब कि स्टोरेज है उसकी स्थिति का अनुमान जो है बायोकेमिकल टेस्ट के जरिए हम लगा सकते हैं। चौथा आपका है ड्रग मेटाबॉलिज्म। इट आल्सो गिव एन आइडिया of how drug molecule are metabolized by many biochemical reaction in presence of enzyme। ये जो है बायोकेमिस्ट्री से हमको ये आइडिया मिल जाता है कि जो ये ड्रग रहेगी कैसे मेटाबोलाइज्ड होगी, किस एंजाइम की प्रेजेंस में मेटाबोलाइज्ड होगी। बायोकेमिस्ट्री से हमें ये पता चल जाता है कि जैसे बायोकेमिस्ट्री में हम जान जाते हैं कि ये एंजाइम की प्रेजेंस में ये ड्रग अच्छे से मेटाबोलाइज होगी। ठीक है, तो हम ये ड्रग उस समय देते हैं और जब ये एंजाइम आपका सिक्रीट आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखते हैं इसमें। ठीक है, ये स्कोप रहेगा। और पांचवा इसका स्कोप रहेगा बायोकेमिकल टेस्ट। दीज टेस्ट हेल्प इन फिक्सिंग द स्पेसिफिक हाफ लाइफ एंड डेट ऑफ एक्सपायरी फॉर ड्रग, मतलब कि ये बायोकेमिकल टेस्ट है, इससे जो है हम किसी ड्रग का एक्सपायरी डेट का पता लगाते हैं कि कितने समय बाद वो ड्रग एक्सपायर हो जाएगी, वो यूज में नहीं रहेगी, उसका कोई इफिकेसी नहीं रहेगी, उसका कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है, और तो और उनकी हाफ लाइफ का भी पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बायोकेमिस्ट्री में हमको ये स्कोप रहेगा। तो ये आप लोगों ने जाना कि क्या क्या रहेगा, जैसे कि पहला तो यही था, पहला था ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा था हाफ लाइफ, तीसरा ड्रग स्टोरेज, ड्रग मेटाबॉलिज्म है, फिर बायोकेमिकल टेस्ट। तो बायोकेमिकल टेस्ट से हमको यही पता चलेगा कि जैसे कि ये ड्रग कितने समय तक जो है सही रहेगी, कितने समय तक अपनी 100% जो इफिकेसी है या बायोएबिलिटी जो रहेगी वो पूरी रहेगी उस ड्रग की। ये चीज़ इससे हमको पता चलेगा बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसके बाद डिस्कस करते हैं का सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों ने सेल के बारे में तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सेल क्या होता है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है एक बॉडी की, मतलब कि सबसे जो बॉडी बन रही है सबसे पहला जो यूनिट है, सबसे पहला जो तत्व है वो सेल है, उसी से धीरे चल के टिश्यू के बाद आपका सिस्टम के बाद बॉडी, तो वही चीज़ बना हुआ है। तो सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कोशिका और उसके जैव रासायनिक संगठन जो सेल है और उसके साथ में जो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सेल कौन कौन से जैसे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है या कौन कौन से इसमें केमिकल कंपाउंड या बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस सेल को बनने में। एक वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लाइफ कंसिस्ट ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, पॉलीसेकेराइड, एटीसी। मतलब कि जीवन में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, पॉलीसेकेराइड आज जैसे विभिन्न जटिल निर्जीव रासायनिक अणु होते हैं। ये जो होते हैं लाइफ में बहुत सारे लाइफलेस मतलब कि निर्जीव केमिकल मॉलिक्यूल रहते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, पॉलीसेकेराइड, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब निर्जीव रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे सेल के लिए, हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, जो कि सेल ग्रोथ में या
सेल कोई भी प्रोसेस रह रही है तो उसके मेटाबॉलिज्म में, उनमें सब में हेल्प करती है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल की बात करते हैं। Complex biomolecules, small organic compounds such as amino acid, nucleotide and monosaccharide function as the monomeric unit, building block, the polymerase and to form complex biomolecule like protein, nucleic acid। मतलब कि complex biomolecule की बात कर रहे हैं कि स्मॉल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं, जैसे कि आपकी बात कर लें अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स या मोनोसेक्राइड की बात कर लें, ये सब जब पॉलीमराइज होती हैं तब एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं। तो उनका नाम भी, जैसे कि बात करते हैं अमीनो एसिड की, इसका अगर हम संगठन जब ये होगा तब ये प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलीमराइज से बनती है। ये इसका मोनोमर है। प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड है। तो इनके जब पॉलीमराइज होगी, जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलेंगे तब एक स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल बनेगा, जिसको हम प्रोटीन कहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स मिलके जैसे डीएनए, आरएनए या फिर और भी जेनेटिक कंपाउंड मिलके आपका न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। ये चीज़ें, यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। उसके बाद जो बायोमॉलिक्यूल हैं, मेजर बायोमॉलिक्यूल, उनके हमको फंक्शन बता दे रहे हैं, क्या क्या फंक्शंस रहेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ डिस्कस करते हैं आगे। मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल ऑफ सेल, कोशिकाओं के प्रमुख जटिल जैव अणु। कोशिकाओं में जो मेजर कॉम्प्लेक्स जो बायोमॉलिक्यूल हैं, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल जो कि हमने ऊपर बताया क्या होता है, तो उनके जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स, मोनोमर क्या रहेंगे, किनसे वो बनता है बायोमॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल कैसे बनता है कि एक छोटे छोटे जो मोनोमर रहेंगे, मोनोमर उनसे संगठन से ही तो बना था आपका कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल। तो उनको हम यहाँ पर जानेंगे और उनके फंक्शंस जानेंगे, उनके क्या कार्य हैं। जैसे कि प्रोटीन की बात करते हैं, पहला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल है, ये अमीनो एसिड के संगठन से बने हुए ये मोनोमर यूनिट है अमीनो एसिड। अब इनका फंक्शन क्या रहेगा प्रोटीन का? फ्रॉम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फ्रेम वर्क ऑफ सेल, सेल का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शनल जो फ्रेम है वो सेल का प्रोटीन देने में मदद करती है। स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन, मतलब कि स्थिर और गतिशील कार्यों के लिए भी प्रोटीन मदद करती है। फिर बात करते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए की बात करते हैं। डीएनए का जो मोनोमर यूनिट है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है। इसका जो मोनोमर यूनिट है, ये इसका काम क्या रहता है? कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो वंशानुगत जानकारी हैं, या फिर कह ले कि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में जाने के लिए जो जानकारी दी जाती हैं, पैतृक से जो पुत्र में मिलती हैं, वो जानकारी आपके यही डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल के जरिए मिलती हैं। फिर बात करते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि आरएनए की बात करते हैं। इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक, इसका जो फंक्शन रहता है कैरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करती है ये आरएनए। ठीक है, ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की या ग्लाइकोजन, जिसको पॉलीग्लाइकोजन की बात करते हैं। इसका जो मोनोमर यूनिट है मोनोसेक्राइड, हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, यही सब चीज़ें पढ़नी है आगे हमको चल के। ठीक है, तो उसकी जो मोनोमर यूनिट है वो मोनोसेक्राइड है या ग्लूकोज कह लें हम उसको। इसका फंक्शन क्या रहता है? बॉडी स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ यूटिलाइज इन इट एंड मीट शॉर्ट टर्म डिमांड, शरीर की इस ऊर्जा को संग्रह करता है। ये मतलब जो ग्लूकोज है, ये जो शरीर की जो एनर्जी रहती है उसको संग्रह करता है और इसका उपयोग अल्पकालिक मांगों को पूरा करने के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं लिपिड की। लिपिड जो कि हमने पढ़ा था कि जैसे फैटी एसिड जो रहता है हमारे बॉडी में, हाँ, तो उसकी बात करते हैं। इसका जो मोनोमर है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल है, ये इसके मोनोमर हैं। फिर इसका फंक्शन देख लेते हैं। सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये मेजर सोर्स है एनर्जी का, ये जो है एनर्जी को स्टोर करता है लिपिड। ठीक, तो ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, यूज्ड टू मीट लॉन्ग टर्म एनर्जी डिमांड बॉडी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, ऊर्जा का दूसरा प्रमुख स्रोत है, शरीर की दीर्घकालिक ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। मतलब कि लिपिड एक ऐसा तत्व है या फिर ऐसा केमिकल बायोमॉलिक्यूल्स है जो कि जो लंबे समय में हमको एनर्जी चाहिए होती है वो लिपिड से ही मिलती है। ठीक है, इसका जो मोनोमर है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया है माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि वेरी मिनट मॉलिक्यूल होते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये एग्जांपल माइक्रो मॉलिक्यूल्स के दिए हुए हैं। और माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यम ए, यम आई, इसकी अगर बात करते हैं तो ये जो है पॉलीमराइजेशन
आप मोनोमर यूनिट के पॉलीमराइजेशन से ये बनते हैं, जैसे डीएनए, प्रोटीन, इनसे ये बनता है माइक्रोमॉलिक्यूल। फिर सुपरामॉलिक्यूल जो कि कॉम्प्लेक्स माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, ये आपके क्रोमोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका एग्जांपल है सुपरामॉलिक्यूल्स के। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स की, सूक्ष्म अणु की बात करते हैं हम। माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन साइटोसोल इन लिविंग सेल। लिविंग सेल मतलब जीवित प्राणियों या जीवित सेल्स में के साइटोसोल में ये जो माइक्रोमॉलिक्यूल होता है, सूक्ष्म अणु जो होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ दीज मॉलिक्यूल इन सेल अराउंड 100 से 200। ये जो माइक्रोमॉलिक्यूल होती हैं इनकी संख्या 100 से 200 होती है एक सेल में। सम कॉमन एग्जांपल इसके दिए हुए हैं, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर एंड फास्फोरिलेटेड डेरिवेटिव, ये जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं आपके माइक्रोमॉलिक्यूल्स के। ठीक, इसके बाद बात करते हैं आपके माइक्रोमॉलिक्यूल की, जो बृहद अणु जिसको बोलते हैं। द माइक्रोमॉलिक्यूल हैव लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है माइक्रोमॉलिक्यूल्स का, ये कंपेयर टू माइक्रोमॉलिक्यूल सूक्ष्म अणु के कंपेयर में इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये भारी उनसे ज़्यादा होता है, लार्ज होता है, रेंजिंग फ्रॉम 10⁴ 10⁻12 एंड फॉर्म्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर यूनिट। ये जो है मोनोमर यूनिट के पॉलीमराइजेशन या संगठन से ये जो है आपके बनते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल, जिसके एग्जांपल आपके दिए हुए हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल पॉलीसेकेराइड, स्टार्च आर फॉर्म्ड बाई पॉलीमराइजेशन मोनोसेकेराइड यूनिट, एग्जांपल ग्लूकोज। मतलब कि ग्लूकोज के जो पॉलीमराइजेशन से आपका स्टार्च बनता है। ठीक, ये माइक्रोमॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया हुआ है। इस तरह जो ये चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ मेनली। तो इसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन ही जानना था, क्या क्या होता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक, उसके बाद इसका स्कोप जानना था, कहाँ इसका क्या फ़ायदा रहेगा फार्मेसी में। ठीक है, उसके बाद कुछ सेल एंड इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना था, कौन कौन से कंपोनेंट रहेंगे जो सेल के बनने में मददगार रहेंगे। उसके बाद इसमें क्या है, लास्ट में है आपकी एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हमने ये जो बुक है ठाकुर पब्लिकेशन की, इसमें जो है मल्टीपल चॉइस लास्ट में और फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि पहला आपका है द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मोनोमर यूनिट हमने ऊपर डिस्कस किया था, क्या होता है बताएंगे आप लोग कमेंट में। तो इसका जो होता है पहला अमीनो एसिड, इसका जो प्रोटीन का मोनोमर यूनिट होता है वो अमीनो एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है नंबर ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल इन सेल अराउंड, मतलब कि एक सेल में माइक्रोमॉलिक्यूल कितने होते हैं लगभग। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोमॉलिक्यूल लगभग कितने रहते हैं। तो इसका आंसर जो है 100 से 200 है। ठीक है, फिर अगला है द एग्जाम्पल ऑफ सुपरामॉलिक्यूल इज, मैंने ऊपर सुपरामॉलिक्यूल भी पढ़ा था, तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा आपको, क्रोमोसोम, जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। ये तो आपका हो गया उसमें माइक्रो एंड उसमें जो पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ठीक, ये चीज़ उसमें आ जाएंगे। फिर द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, ये भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा आप लोग बताएंगे कमेंट में। तो इसका आंसर आपका रहेगा कार्ल न्यूबर्ग रहेगा इसका आंसर। ठीक, तो 5th क्वेश्चन है द मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का जो मोनोमर यूनिट रहेगा क्या रहेगा, ग्लाइकोजन किससे बनता है, किन मोनोमर यूनिट से बनता है। तो यह मोनोसेकेराइड्स की पॉलीमराइजेशन से आपका ग्लाइकोजन बनता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स। वृहद अणु का जो उदाहरण इसमें कौन सा रहेगा, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर जो रहेगा बी रहेगा, स्टार्च। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो मोनोसेकेराइड्स है उनके पॉलीमराइजेशन से आपका ये बनता है आपका माइक्रोमॉलिक्यूल्स, जो स्टार्च जो है बनता है आपके ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से आपका स्टार्च बनता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऊपर ही भी पढ़ा था। तो इसका एग्जांपल पूछा है माइक्रोमॉलिक्यूल, तो ये स्टार्च रहेगा। फिर बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन है आपका प्लांट्स है सम स्पेसिफिक स्मॉल मॉलिक्यूल नोन एज विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन प्लांट। पौधों में कुछ विशिष्ट छोटे अणु होते हैं जिन्हें इनके रूप में जाना जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है, जो पौधे के विशिष्ट कार्य करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना इसका आंसर क्या रहेगा 7th का। ठीक है, तो 7th का आंसर आपका रहेगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये एक विशिष्ट प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट के नाम से जाने जाते हैं। इनका मेन फंक्शन रहता है प्लांट्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है द मोनोमर यूनिट ऑफ लिपिड। लिपिड का मोनोमर यूनिट क्या होता है, ये भी तो भी आप लोगों को पता होगा, फैटी एसिड। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन है द मेजर फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या फंक्शन रहेगा। पहला आपका बॉडी स्टोर एनर्जी, नहीं ये तो रहता आपका लिपिड का लंबे समय तक जो एनर्जी स्टोर करती है, हमें ऊपर बताया था। कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन,
ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल मतलब कि हेरेडिटरी इन्फॉर्मेशन को जो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो होता है, ये आनुवांशिक जो जानकारी रहती हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में भेजने का काम करता है डीएनए। तो यही रहेगा आपका आंसर सही। ठीक, उसके बाद है डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ। डीएनए और आरएनए है कैसे किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपका आंसर कौन सा रहेगा, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, मोनोसेक्राइड यूनिट से यूनिट वो बनता है स्टार्च बनता है, फैटी एसिड लिपिड बनता है, न्यूक्लियोटाइड यूनिट। ये आंसर सही है। 10th का आपका सी सही है। 10th में सी क्या कह रहा है, डीएनए और आरएनए कैसे बनता, किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो आपका सी है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से आपका डीएनए और आरएनए बनता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने ये जो है क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज में आपका वेरी शॉर्ट दे दिया है, उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप दे दिया है। तो ये आप लोगों का काम है कि आप लोग इसको एक बार क्वेश्चन देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो लेक्चर है यहीं पर कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।